लाइफ को लेकर के, अपने जीवन को इस बिजनेस में कैसे शुरुआत हुआ, इन सारी बातों के साथ में हम चाहेंगे कि आपका वेलकम है, स्वागत है आज के जूम सेशन में। प्लीज वेलकम मैम आपका आज के जूम सेशन में। थैंक यू मनोज सर, इतने मान सम्मान से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरी जिंदगी का मुझे ये लगता था कि एक हाउसवाइफ की जिंदगी ना घर से शुरू और घर में ही खत्म हो जाती है, पूरा जीवन वो घर में लगा देती है, लेकिन उसकी कहीं भी कोई मतलब जैसे दुनिया से चले गए तो नाम खत्म। मुझे ये लगता था कि कुछ तो ऐसा करके जाना चाहिए कि थोड़ा तो वो हमारे जाने के बाद लोग याद करें, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था। सचमुच ये दिली इच्छा होती थी कि किसी की हेल्प करें, लेकिन फ्रेंड्स जब खुद की हेल्प नहीं हो पाती है तो किसी की क्या हेल्प करेंगे? जो अपने पास है वही तो किसी को देंगे। तो एक हमारी जिंदगी में जो डायरेक्ट सेलिंग आया, बहुत क्या बताया, उसकी तारीफ में जितना कहें वो कम है। अभी मैं इस टाइम आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से पहले हमें बाहर की ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। हम वो ऐसे कुएं के मेंढक थे जो घर में ही सूरज निकलता था और घर में ही सूरज छिप जाता था। तो कैसे इस डायरेक्ट सेलिंग में आए, मैं थोड़ा सा ना स्लाइड के जरिए आपको दिखाती हूँ। अगर मेरी स्क्रीन शो हो तो बता दीजिएगा। देखना सर, स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल हो रही है मैम। ओके सर, ओके। चलिए, तो फ्रेंड्स मेरा नाम बीना शर्मा और मैं वीकेंड में ब्लैक डायमंड। बहुत दिन हो गए हमें हाउसवाइफ फ्रेंड्स, हाउसवाइफ की जिंदगी घर से शुरू घर में ही खत्म हो जाती है, कुछ नहीं मिलता। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम काम को जल्दी खत्म कर लेते हैं, और जब कहीं नहीं जाना होता है तो वो पूरा दिन उसी घर के काम में लग जाता है। क्योंकि जिंदगी का कोई टारगेट नहीं होता ना, कोई लक्ष्य नहीं होता कि आज मुझे क्या करना है। एक हाउसवाइफ इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी कि जब हमारा काम 2 बजे 3 बजे तक खत्म होता है, अगर हमें कहीं 10 बजे भी निकलना होता है तो हम सारा काम करके चले जाते हैं। फ्रेंड्स ऐसी ही मेरी जिंदगी चल रही थी। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा जन्म जो राजस्थान के एक छोटे से गांव नीमराना, आज तो बहुत अच्छा गांव का नाम भी और गांव भी बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन जिस टाइम हम छोटे थे उस टाइम ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी। आज हमारे गांव में ये 7 स्टार होटल बन चुका है। एक इतना अच्छा टूरिस्ट पैलेस है कि लोग पूरे भारत से क्या बाहर से भी लोग आते हैं, फिल्में बनती हैं यहाँ पे। जैसे मेजर साहब है, उसकी शूटिंग यहीं से हुई थी। लेकिन जब हम बड़े हुए उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, अपना सीधा सा रूटीन था कि सुबह उठे, खेत में गए और वापिस आने के बाद, क्योंकि गांव में पहले ऐसे ही था कि 10 बजे से पढ़ाई शुरू होती थी, 10 से, तो खेत से आए घर में और बस पढ़ाई की। पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में इतने ज्यादा टैलेंट नहीं था, बस अपने घर के काम में और खेती में ऐसे ही लगे रहे। तो 8वीं तक पढ़ाई की, ज्यादा पढ़ नहीं पाए। घर वालों ने भी कुछ ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि घर वाले भी उसी बच्चे पे ज्यादा जोर देंगे ना जो पढ़ने वाला है। हमें ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बस काम चलाओ। तो 8वीं तक पढ़ाई की, लेकिन मन में ये रहता था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। गांव में भी ऐसा नहीं है, बहुत सारी जो हमारी फ्रेंड थी उनके साथ एक तरह से उस टाइम भी हम आज सोचते हैं कि उस टाइम भी लीडरशिप क्वालिटी थी तो सही,
उस ग्रुप को हम हैंडल करते थे। कहीं भी दूर जाना होता, गांव में क्या होता है, एक गांव से दूसरे गांव में काफी दूरी का फासला होता है। यहाँ शहर में जब हम आए तो हम देखते हैं कि कहीं कोई जंगल नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन कहते हैं अब ये जगह आ गई है, ये आ गई है, लेकिन गांव में बहुत दूर दूर तक जंगल आता है, फिर नया गांव आता है। इस तरह की हमारी गांव में रहना, लालन पालन हुआ है। ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन खेती का काफी अच्छा काम कर लेते थे। और 8वीं तक पढ़ के हम अपने दिल्ली में आ गए, शादी हो गई 89 में, और शादी हुई तो अब शहर का और गांव का माहौल आप सबको पता है कि शहर का बिल्कुल रहन सहन अलग है और गांव का बिल्कुल अलग है। जिस गांव में हमने कभी गैस, क्योंकि हमने चूल्हे पे खाना बनाया, हमने खुले बर्तन में खाना बनाया, कभी कुकर नहीं देखा। तो शहर में आने के बाद हमने वो गैस चलाना, वो कुकर बंद करना, वो खाना बनाने का सारा प्रोसेस बिल्कुल अलग, वो सब कुछ यहाँ पे सीखा है। तो फ्रेंड्स, सीखना हर हर जगह पे, हर मोड़ पे, जिंदगी के हर पड़ाव पे सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने वाला ही आगे कामयाब होता है। अगर हम यहाँ आके अगर बोलते कि नहीं हमें तो चूल्हे पे ही खाना बनाना है, तो क्या हम चूल्हा बना पाते या यहाँ खाना बना सकते थे? हमने वो सारे काम किए हैं जो एक शहरी परिवार में होता है। फ्रेंड्स, 1990 में बेटे का जन्म हुआ, और जब बेटे का जन्म हुआ तो कोई ऐसा नहीं, घर में हम ही बड़े थे। वैसे हमसे बड़े दो और हैं, मेरे हस्बैंड के दो भाई बड़े हैं, दो छोटे हैं, लेकिन जिन लोगों के बीच में मैं रहती थी, जिन परिवार में मैं थी, तो उसमें हम ही बड़े थे घर का काम करने वाले। तो छोटा बच्चा था साथ में, लेकिन पूरे घर का काम। और आपको पता ही है कि इच्छा थी कि कुछ ना कुछ करना है। तो गांव में भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ आके और हमने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की। तो घर का पूरा काम करने के बाद, यहाँ तक कि रेडीमेड हमारे यहाँ बहुत सिलाई होती थी पहले। आपको बताइए, अगर आज आप सुनेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। सिलाई रेडीमेड जो करते हैं तो उनमें दर्जन के हिसाब से पैसा मिलता है। फ्रेंड्स, 1 दर्जन पाजामे बनाते थे तब 6 रुपए मिलते थे। 1 दर्जन यानी कि 12 पजामे आप तैयार करेंगे, जो जेंट्स लोग पहनते हैं, कुर्ता पजामा, पजामा जो तैयार करते थे 12, उसमें 6 रुपए मिलते थे। तो फ्रेंड्स, मेरे दिल में ये इच्छा थी कि अगर हम किसी और के मेहनत कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर खुद को कुछ करना आए तो ये अपनी मेहनत अपने ही पास रह जाएगी। फ्रेंड्स, शुरू से काम के बारे में बहुत सोचा और करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 1995 में, क्योंकि हमने बहुत साल तक रेडीमेड सिलाई की। एक एक जो बासमती चावल के थैले आते हैं ना, उस पे 3-3 सिलाई होती है, और वो शायद कोई 15 रुपए के 100 या 30 रुपए के 100, 35 रुपए के, क्योंकि हर सिलाई के हिसाब से उनके पैसे अलग अलग होते थे, लेकिन होते थे 100 में ही। तो फ्रेंड्स, बहुत सिलाई करते थे, लेकिन पैसा बहुत थोड़ा सा आता था। और ये सिलाई करने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि जो घर में पैसा आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ज्यादा पैसा नहीं होता, तो हमें ये रहता था कि कुछ अपना एफर्ट लगाए ताकि घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो और घर शांति से अच्छे से चलता रहे। तो फ्रेंड्स, हमें पता चला कि सरकारी सेंटर है, उसमें आप सिलाई सीखेंगे तो आपकी सरकारी जॉब भी लग सकती है। अब सरकारी सिलाई सेंटर कहाँ है? हम रहते हैं गोंडा मौजपुर, और सिलाई सेंटर है आजादपुर। फ्रेंड्स, बस में बैठने के बाद वो बस 1 घंटा लेती थी। छोटा बच्चा घर में है, सास है, ससुर है, 2 देवर हैं, हस्बैंड है, मैं हूं। सबका खाना बना के, सबके सारे काम करके, और हम सुबह 9 बजे निकलते थे, 10 बजे सिलाई सेंटर पहुंचते थे। शाम को 4 बजे वहां से निकलते थे और 5 बजे अपने घर आते थे।
लेकिन घर में सबको हम बोल के जाते थे कि कोई बात नहीं, आप खाना पीना खा लेना, काम मत करना, शाम को हम आके कर लेंगे। फ्रेंड्स, घर के जितने भी परिवार के लोग तो कभी उन्होंने हमें मना नहीं किया, क्योंकि हमने उनको काम नहीं करने दिया। फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट हर जगह करना पड़ता है। एक दिन की बात, क्योंकि ये 95 में, आज जैसे एक बस का में जब आप वहां तक जाएंगे तो 40-50 रुपए किराया लगता है। उस टाइम पे 4 रुपए किराया था बस का। घर से बस तक पहुंचने के लिए या तो रिक्शा लेना पड़ता था या साइकिल पे जाते थे। हमारे पास साइकिल ही होती थी, उस साइकिल पे जाते थे, या फिर पैसे बचाने के लिए पैदल भी निकल जाते थे। साइकिल अगर ड्यूटी पे है हस्बैंड तो पैदल भी चले जाते थे। फ्रेंड्स, एक दिन जब सिलाई सेंटर में रहते थे तो आपको पता है कि भाई लीडरशिप क्वालिटी है, वहां भी एक अच्छा सा ग्रुप बन गया था, तो लड़कियों ने मिलके कुछ खाने का सामान मंगवा लिया। फ्रेंड्स, वापिस आने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 रुपए थे और उस बस का किराया 4 रुपए था। उस टाइम की बात है, 4 रुपए बस का किराया था। अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते, ये हमें डायरेक्ट सेलिंग इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे झूठ बोलना बस की नहीं है। हम घर कैसे पहुंचेंगे? जब बस में बैठ गए तो हमने, कंडक्टर जैसे ही टिकट लेने के लिए आया, आप ये सोचते ना कि हमारे पास शुरू से ही बहुत पैसा है। फ्रेंड्स, दिक्कत के दिन सबके साथ आते हैं, सिर्फ आपको उनसे लड़ना होता है। हमने बस वाले को बोला कि भैया मेरे पास 2 रुपए है और जहां मुझे जाना है वह 4 रुपए किराया है, तो आप मेरे को वहां उतार देना जहां ये 2 रुपए खत्म हो जाते हैं। बस वाला इतना अच्छा था कंडक्टर, उसने बोला कि मैडम जहां आपको उतरना है, जहां आपको जाना है वहां आप उतर जाना। उसने मेरे को 2 रुपए की टिकट दे दी और बोला कि आप जहां उतरना चाहे वहां उतर जाना। फ्रेंड्स, पूरे साल डेली का आना जाना, वहां सिलाई प्रॉपर ITI की तरह फाइल बनेगी, आपकी पेपर कटिंग की अलग फाइल बनेगी, आपकी रिटर्न अलग बनेगी, कपड़ों की फाइल अलग बनेगी, छोटे कपड़े अलग बनाने हैं, बड़े कपड़े अलग बनाने हैं। फ्रेंड्स, पैंट शर्ट जितने जेंट्स के कपड़े होते हैं वो सब छोटे में भी और बड़े में भी। अब आप सोच के देखिए, जिसके घर में प्राइवेट जॉब है, जो सास ससुर के हवाले है, वो इतना खर्चा कहां से करेगा? हमने एक नया रास्ता निकाला कि गली में जितने भी लोग हैं उन सभी के कपड़े फ्री में सिलेंगे। फ्रेंड्स, इतने सारे सूट हमने सिले लोगों के फ्री में, क्यों? कि मुझे कपड़े चाहिए। कहां से आएंगे? उन लोगों को एक फायदा हो गया कि फ्री में सूट सिला हुआ मिल गया, हमें कपड़ा मिल गया। तो फ्रेंड्स, ये सोच के कि जब ये सिलाई पूरी हो जाएगी तो सरकारी जॉब लग जाएगी, हमने सिलाई पूरी की। जैसे ही पूरी सिलाई पूरी की, हम सितंबर 1995 में जैसे ही हमारा डिप्लोमा आया और जनवरी में हमारी बेटी का जन्म हो गया। फ्रेंड्स, आप सोच के देखिए, एक लेडी जो डेली 1 घंटा बस में जाती है और लड़की भी उसके पेट में है और पूरा घर का काम करके जाती है, आके पूरा करती है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा लालच था, मुझे चाहिए, मुझे सीखना है। परिवार को इससे कोई मतलब नहीं है, उनके पास बहू है, उनको काम करना, उनको काम चाहिए। तो आपने अगर अपना आज का टारगेट बना रखा है तो दिक्कत परेशानी कोई दिन की है, कुछ दिन की है। तो हमारे पास बेटी हुई 96 में और परिवार पूरा हो गया। फ्रेंड्स, हमने 96 से लेके 2007 तक सिलाई, प्रॉपर सिलाई सेंटर चलाया, प्रॉपर, यानी कि लेडीज के जितने भी कपड़े होते हैं, चाहे वो मैक्सी, गाउन, ब्लाउज, जो भी कुछ कपड़े होते हैं, और इतने शानदार बैग। लेकिन फ्रेंड्स, हम सिलाई पूरे दिन करते थे लेकिन उसकी सिलाई मिलती नहीं थी हमें। आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, सिलाई कहाँ मिलती है? जब आप बड़ा सा कोई बुटीक खोल लेते हैं, जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे। अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे ना किसी भी बिजनेस में, छोटे मोटे काम में कहीं कोई पैसा नहीं मिलता, वहां पैसा फंसता है।
तो हम सिर्फ सिलाई करते थे, तो इसलिए हमारी मेहनत फंसती थी, पैसा नहीं लगा था। हमारे पास 15 से 25 लड़की, क्योंकि लड़कियां कम ज्यादा होती रहती थी, हर लड़की 100 रुपए देती थी हमें, और पूरे महीने उसको सिलाई सिखाते थे। फ्रेंड्स, ये हमने 10-11 साल सिलाई सेंटर चलाया प्रॉपर। लेकिन बस जो रेंट निकलता था कमरे का, थोड़ा बहुत कभी घर में आता था, बाकी लेडीज उल्हाना देने के लिए घर पे आती रहती थी। कहीं किसी का ये छोटा हो गया, कहीं किसी का ये बड़ा हो गया, इसको टाइट कर दो, इसको लूज कर दो। फ्रेंड्स, हर जगह मेहनत है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेहनत नहीं करनी पड़े। कहीं भी इजी, कोई भी काम इतना इजी नहीं है। दो 2004 में हमने कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर में भी प्राइवेट डिप्लोमा लिया, सरकारी डिप्लोमा लिया। ये डिप्लोमा लेने का सिर्फ एक मकसद था कि बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लागू हो गया। अब जो कंप्यूटर बच्चों की क्लास में आ तो गया, लेकिन हम उसकी ट्यूशन फीस कहाँ से देंगे? जिस घर में, जब मैं सिलाई सीख रही थी उस टाइम हमारे घर में 1400 रुपए तनख्वाह थी। उस 1400 में आना जाना, कपड़े खरीदना, बहुत सारे तरह तरह के सामान लेके आना, वो सब उसी में से करते थे। फ्रेंड्स, कंप्यूटर कोर्स इसलिए किया कि अगर हमें तो पता नहीं किस चिड़िया का नाम है कंप्यूटर, अगर हम दोनों बच्चों की ट्यूशन लगाएंगे तो इतना पैसा हमारे पास नहीं है। इससे अच्छा अगर मैं सीख लेती हूँ तो दोनों बच्चों को कम से कम हम बेसिक तो सिखाई देंगे। ये सोच के कंप्यूटर कोर्स किया। और फिर कहते हैं कि अगर एक लेडी को सिलाई, कंप्यूटर या फिर आपका पार्लर तीनों आते हो तो वो भूखा नहीं मरते। ये हमारा हमेशा से सोच रहती थी कि जब आपको जरूरत पड़ेगी उस दिन आप काम सीखेंगे या काम करेंगे। काम पहले से सीखना पड़ता है। जैसे आज आप पहले से वीकेंड को करना शुरू कर दीजिए, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर कोर्स किया। कंप्यूटर कोर्स में जब हमने किया तो प्राइवेट और सरकारी दोनों में मैडम जब आके बोलती थी कि आज आपकी एक नई बुक आई है, हम खुश हो जाते थे कि आज नई बुक पढ़ने को मिलेगा। वह इंग्लिश में होती थी, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आती है। हम पूछते मैडम कितने की है, तो इतने इजी तरीके से बता देती कि कुछ नहीं, 2 to 10 की है। अब 2 to 10 हमें समझ में नहीं आता था। हम सोचते थे कि 2 to 10 की, अच्छा अब 210 कहाँ से लाएंगे? जिसकी सैलरी 1400 रुपए है, 1500 रुपए है, वो 210 की बुक खरीदेगा। फ्रेंड्स, कोई भी चीज आप कर लीजिए, कोई भी सीख लीजिए, कुछ भी काम कर लीजिए, पैसा लगाना पड़ता है। एजुकेशन लेते हैं तो पैसा लगाना पड़ता है। धीरे 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 बच्चों को अच्छे से बताने लगे और कंप्यूटर कोर्स हो गया। लेकिन जॉब हम यहाँ भी नहीं कर पाए, कंप्यूटर की जॉब भी नहीं कर पाए, क्योंकि सिलाई की इसलिए नहीं कर पाए कि बेटी छोटी है और सास की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो सिलाई सेंटर में भी कहीं जॉब नहीं लगी। जॉब लगी तो काफी दूर, कहीं दूर, तो वो घर छोड़ के जा नहीं सकते। अब कंप्यूटर कोर्स किया, उसमें भी ससुर साहब की तबीयत खराब हो गई। एक हाउस वाइफ घर छोड़ के कहीं जॉब नहीं कर सकती। ये मेरी फैमिली है, मेरा छोटा बेटा है, आप देखेंगे कि ये देखिए बेटा, और आप पीछे से हमारा घर देखेंगे। फ्रेंड्स, इस घर में हमने अपने 23 साल निकाले हैं। 23 साल। आप सोचेंगे ना कि बस ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, करोड़पति हैं। फ्रेंड्स, हर कुछ करना पड़ता है, किसी ना किसी को तो फैमिली में से करना पड़ता है। ये जो आप घर देख रहे हैं पीछे, जिस पे पलस्तर नहीं है, हम 23 साल इसमें रहे हैं। 23 साल के बाद 2013 में हम यहाँ से निकले हैं, 89 में आए थे। और मेरा पूरा परिवार आप देख रहे हैं, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, ससुर हैं। हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा था। फ्रेंड्स,
जब कहते ना कि जब एकदम अच्छा स्मूथली चल रहा होता तो भगवान का कुछ नहीं पता होता। मेरे हस्बैंड की 3,000 सैलरी हो गई थी। मेरे ससुर साहब रिटायर थे तो वो 2,000 पेंशन देते थे। 5,000 में हमारा घर अच्छे से चल रहा था और बच्चे भी पढ़ रहे थे ठीक ठाक। 2006 में मई में मेरे ससुर साहब एक्सपायर हो गए। तो फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगा कि आप जिंदगी खत्म। 3,000 में हम इन बच्चों को पढ़ा लेंगे या हम खा लेंगे इनकी फीस, इनका आगे की जो आपकी किताबें बढ़ रही है, आपकी ड्रेस बढ़ रही है, कपड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह तो नहीं बढ़ेगी। फ्रेंड्स, सच बताएं आपको कि हमारे 20 दिन तक बुखार, सोच सोच के बुखार उतर जाता, दवाई ले आते, फिर ध्यान आता कि अब कैसे होगा, अब 3,000 में हम करेंगे कैसे। जो सिलाई सेंटर था, जब हमारे ससुर साहब जिस रूम में रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, वो खाली हो गया। हमने सिलाई सेंटर एक रेंट पे ले रखा था, 800 रुपए महीना। तो हमने सोचा अब ससुर साहब है नहीं घर पे, लोक लगा के जाना और अच्छा नहीं लगता, घर में ही खोल लेते तो ज्यादा अच्छा है। जैसे ही हमने घर में सिलाई सेंटर शुरू किया, फ्रेंड्स, घर वालों ने वो सिलाई सेंटर खाली करवा दिया कि नहीं, ये दूसरे भाई को देना है और आप यहाँ सिलाई नहीं सिखा सकते। अब एक बात देखिए, परिवार होता है हेल्प करने के लिए। उस दिन मुझे ये समझ में आया कि गरीब आदमी की कोई मदद नहीं करता, चाहे वो घर वाले हो, कोई भी हो। जिन इंसान में इंसानियत नहीं है, गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। कि 3,000 पेंशन है, बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कैसे करेंगे। अगर घर में सिलाई सेंटर खोलते हैं तो कम से कम रेंट बचेगा। फ्रेंड्स, वो सिलाई सेंटर खाली करवा दिया। उस टाइम हमने अपने परिवार से लड़ना, हमारे बस में है ही नहीं, हमारे नेचर में नहीं है, बोलना भी नेचर में नहीं है कि हम किसी को कुछ उल्टा बोल दे, कुछ नहीं। जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलना। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, हम हर मीटिंग में बताते हैं कि 30 सितंबर 2006 को हमारी डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुई। फ्रेंड्स, वो हमने 5 महीने 4 महीने कैसे निकाले हैं हमें पता है। हमने अपने मायके में या ससुराल में किसी से बात नहीं की। जैसे एक कैदी होता है ना, बहुत ज्यादा कष्ट के दिन थे फ्रेंड्स। उस टाइम पे हमारे घर में जब अखबार आता था ना, तो हम अखबार पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं होती। तो एक दिन हमने उसमें एक न्यूज पढ़ी कि एक परिवार ने, ऊपर के कोने में लिखा हुआ था कि अपनी आर्थिक तंगी के कारण एक परिवार ने अपना पूरी परिवार को खत्म कर लिया। तो फ्रेंड्स, वो खबर पढ़ के मुझे ना ऐसा एकदम लगा कि किसी दिन की ये हमारी न्यूज हो सकती है। अब एक बात बताइए, जो इंसान इतना परेशान बैठा हो, जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा हो, जिसको करना तो है, बच्चों को पालना तो है, लेकिन कोई रास्ता ना हो, ऐसे में अगर कोई भगवान के रूप में, कोई देवता के रूप में इंसान बन के घर में आता है, तो उसकी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हमें ये समझ में आ गया था कि सहानुभूति दिखाने तो सब आ जाते हैं, हाय इतने गरीब हैं, अब बच्चे कैसे पालेंगे, अब कैसे होगा बच्चों का, लेकिन हेल्प करने कोई नहीं आता। 30 सितंबर को हमारी ज्वाइनिंग हुई। अजय सर आए, हमारे बड़े जेठ के बेटे ने, उनकी लिस्ट में हम थे, तो उन्होंने हमें प्लान दिखाया और हमें तो समझ में आ गया था। क्यों कि मेहनत तो हम बहुत सालों से कर ही रहे हैं और यहाँ पैसा लगाना है नहीं, और मेहनत से हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। और सर ने जब हमें प्लान दिखाया, अजय सर ने पूछा कि आप बचत कितनी कर लेते हैं।
अब जिस इंसान का घर नहीं चल रहा वो बचत कहाँ से करेगा? लेकिन फिर भी हमने अपना दिमाग में जोड़ दिया कि कुछ तो बचता होगा। एक LIC पॉलिसी थी 300 रुपए की, वो बचत नहीं थी, तो जब सर पे आ गई तो भरते थे। हमने ये बोला सर 300 रुपए बचा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने प्लान सुना कि इसमें पैसा नहीं लगाना होता है, सिर्फ आप अपनी मेहनत लगाते हैं और सीखते क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो आप एक दिन जो चाहे वो मन चाह पैसा यहाँ से पा सकते हैं। हमने 30 सितंबर 2006 को शाम को 8 बजे जब ज्वाइनिंग फॉर्म भरा, तो पता नहीं कितने साल हो गए थे हमें अपना साइन किए हुए। उस दिन हमारे हाथ कांप रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं किस वसीयत पे साइन कर रहे हैं, पता नहीं किस पेपर पे साइन कर रहे हैं। तो 2006 में हमारी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग आई, और जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग ने हमारी जिंदगी में कदम रखा, हमारी जिंदगी बदलना शुरू हो गई। हमने पहली कंपनी की, उस कंपनी में 3 साल काम किया फ्रेंड्स, और 3 साल में हमें 30,000 से ज्यादा की इनकम आई। 35 जो भी, क्योंकि उसमें जब हर महीने जो इनकम आती थी वो कभी 500, कभी 300, कभी 1000, 1200, बहुत कम आई है। लास्ट हाईएस्ट 8,500, और उस टाइम हम उससे बहुत खुश थे। 2,60,000 का बिजनेस दिया, आप सोचिए 2,60,000 का बिजनेस दिया तो हमारी जो इनकम बनी 8,500। फ्रेंड्स, उस टाइम हम उससे भी बहुत खुश थे, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, हमें पता था जो मेहनत की है पैसा आ गया। हम उसकी वॉशिंग मशीन लाए। आज आप लोगों की भी इनकम जब वीकेंड में आती है, आप छोटे छोटे सपने पूरा करना शुरू कर देते हैं। पहली कंपनी से हमने कमाए 30,000, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। सीखते क्रम में इतना ही पैसा आता है, या आप सीख लीजिए, क्योंकि बाहर तो हमें सीखने का भी देना पड़ता है। सीखते क्रम में हमने 3 साल लगाए तो हमारे घर में 30,000 के आसपास इनकम आ गई। उसके बाद हमने 2-3 कंपनियां की, जिसमें 8 लाख के आसपास इनकम आई, क्योंकि वहां थोड़ा थोड़ा हम सीख चुके थे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ गई थी। बाहर निकलना, आना जाना, बोलना, प्लान दिखाना, सब थोड़ा थोड़ा सीख गए थे। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं वैसे वैसे इनकम बढ़ती चली जाती है। फरवरी 2022 में हमने वीकेंड को स्टार्ट किया। वीकेंड में आने के बाद हमारा पहले महीने का पे आउट 62,328। फ्रेंड्स, ये 62,000 आपको पहले महीने का दिख रहा है, लेकिन पीछे कितने महीनों से, कितने साल से जो हमने सीखा वो नॉलेज यहाँ पे लगाया। तो पहले महीने का जो पे आउट आया 62,328, दूसरे महीने का 62,643। ये एक ऐसी इनकम है जो लेने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस जरूरी है। लोग कहते हैं कि टाइम देना पड़ता है। फ्रेंड्स, टाइम कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां बगैर टाइम दिए, बगैर मेहनत किए पैसा आ जाए। वीकेंड में आने के बाद तीसरे महीने का पे आउट 62,294 आया। आप देख रहे हैं कि एक हाउसवाइफ की इनकम, चौथे महीने का चेक 51,128। अब लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि पहले 62 आया फिर 51 आया। बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। 5वें महीने का पे आउट 48,000। अब तो हमें छोड़ ही देना चाहिए वीकेंड को। फ्रेंड्स, ये बिजनेस है, नौकरी नहीं है जो फिक्स है, आपका फिक्स आएगा। बिजनेस है, कम ज्यादा होता रहेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। आप अगर मानते हैं ये बिजनेस मेरा है तो उतार चढ़ाव आना बिल्कुल लाजमी है। छठे महीने का पे आउट 92,000। फ्रेंड्स, 92,000 कमाने के लिए इंडिया में
बहुत कम लोग हैं जिनकी इतनी सैलरी है, अगर है तो उनकी टेंशन, उनकी जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई, उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है, वो आप एक दिन बैठ के, अगर आपके पास आस पास कोई रहते हैं तो आप मिलना उनसे। छठे महीने का पे आउट 92,000। फ्रेंड्स, ये मेरी एक दिली इच्छा थी जो मेरी यहाँ आके पूरी हुई है। 2006 से लेके 2022 मेरी इच्छा थी कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे मीटिंगों में जाते रहे, सीखते रहे, तो हमें ये था कि 6 डिजिट इनकम होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, 7वें महीने का पे आउट 1,13,818। ये वो इनकम है जो बहुत सालों से हम इच्छा कर रहे थे कि ये इसके लिए कुछ भी करना है। हमने कभी बहाने नहीं लगाए, क्योंकि हमें तो सीखना है। हमारा टारगेट था कि अपने परिवार की सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप बहाने नहीं करते तो आपकी बढ़ते क्रम में इनकम आती है। 8वें महीने का पे आउट 1,02,126। 9वें महीने का पे आउट 1,20,324। फ्रेंड्स, 10वें महीने का पे आउट 1,09,719। ये इंडिया में नहीं मिलती। 1 लाख प्लस की इनकम इंडिया में नहीं मिल सकती। बाहर विदेश में तो झाड़ू पोछा बर्तन जो भी खाना बनाने वाला किसी को भी मिल जाती है, लेकिन इंडिया में 1 लाख प्लस की इनकम लेने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 11वें महीने का पे आउट 1,25,584। 12वें महीने का पे आउट 1,54,801 रुपये। फ्रेंड्स, ये वो इनकम है जो बहुत चुनिंदा लोग लेते हैं, बहुत चुनिंदा लोग लेते हैं। और ये तो पे आउट बस बहुत ही शानदार है। 13 महीने का पे आउट 1,80,789। 14 महीने का पे आउट 1,41,829। 15 महीने का पे आउट 94,670। फ्रेंड्स, टोटल इनकम हमारी यहां से आई है 15,22,559। अगर हम वीकेंड में नहीं होते, 15 महीने तब भी निकलते, और वीकेंड में आए और मेहनत की, लगन से लगे रहे, तो ये 15 लाख रुपए हमारे घर में आए और घर अच्छे से चलता है। और एक खुशखबरी की बात और भी बता दे, आज हमारा 16वां पे आउट आ चुका है। उसको लगा के हमारी टोटल इनकम होती है 16,10,000। 16 महीने की 16 लाख। फ्रेंड्स, हर महीने की आप कम ज्यादा कितना भी पे आउट आया हो, लेकिन अगर आप देखें तो हर महीने की 1 लाख रुपए महीना पड़ रही है। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकता है, उसमें भी वीकेंड। मेरी जो फैमिली है, फैमिली में इनकम आप देखेंगे, मेरा बेटा काम करता है, मेरा बेटा जॉब करता है, उसने MBA किया हुआ है, 6 साल का फ्रेंच डिप्लोमा किया हुआ है। वो नहीं पता उसके क्या क्या लेवल हैं, कई सारे लेवल होते हैं। उसके बाद भी आज भी वो क्लोजिंग कर रहा है। 3 तारीख तक उसकी क्लोजिंग होती है। कल संडे था, कल भी उसने काम किया है। और उसकी जो सैलरी है वो 38-40 के हिसाब से आती है, 40 से ऊपर नहीं आती। अगर इंसेंटिव लगा हो तब आती है। पूरे 8 घंटे काम करता है, पूरे महीने काम करता है, क्लोजिंग में एक्स्ट्रा काम करता है, पूरी रात जग के काम करता है। फ्रेंड्स, हमने इतनी दिक्कत देखी है तो हमें वीकेंड में दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि जब वो बेटा मेहनत कर रहा है, वो भी तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड 27-28 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आज 20-25 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं है। अगर अभी वो 2 महीने ना जाए ड्यूटी पे 27 साल के बाद भी, तो सैलरी नहीं मिलेगी।
और आप और हम सोचे कि वीकेंड में आए, दो महीना 6 महीने काम किया जी, कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी तो कहीं भी नहीं मिलती, मेहनत से लगातार काम को करना पड़ता है। काम करते हैं तो कामयाबी मिलती है। मेरी पूरे परिवार की जो टोटल अगर मैं देखती हूँ इनकम, हस्बैंड की और बेटे की, जबकि हस्बैंड भी उन्होंने बीए कर रखा है, ग्रेजुएशन है, मैं मुश्किल से 12th पास। और आपको पता है कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब वो 27 साल से आज 25,000 तक सैलरी पे पहुंचे हैं। और आपको आज बता देती हूँ, मेरा ये मतलब मेरा जो टारगेट मान लीजिए या मेरा कुछ भी मान सकते हैं, मेरे हस्बैंड अगले साल रिटायर होने वाले हैं। तो मैंने अपने आप को बोल रखा है कि मेरी इनकम कितनी भी हो, जितनी उनकी लास्ट सैलरी होगी, मुझे वीकेंड से उतना टीडीएस देना है। ये मैंने अपने आप को बोल रखा है, उतनी मेहनत करनी है। मेरे हस्बैंड की जब लास्ट सैलरी होगी, मुझे उतना टीडीएस देना है वीकेंड से। तो फ्रेंड्स, मेहनत हर जगह करनी है। आप चाहे बहाने बना लो या पैसे बना लो, दोनों काम नहीं हो सकते। और आपको एक बात बता दें, भी स्क्रीन से बाहर आते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आप जब काम कर रहे हैं तो आपको काम करते वक्त जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी आपका स्ट्रगल का टाइम है, वो फोटो आप कलेक्ट कीजिए, अपने पास रखिए। हमने जिस टाइम काम किया उस टाइम हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई कैमरा नहीं था, तो हम वो बता ही नहीं सकते कि हमने कितनी दिक्कतें उठा के यहाँ तक पहुंचे। आप लोगों के पास वो टाइम है, आप लोगों के पास वो सुविधाएं हैं, तो आप अपनी देखिए, कामयाबी की फोटो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, स्ट्रगल की फोटो नहीं मिलती है, दिक्कत की फोटो नहीं मिलती। वो आप अपनी रखिए और बहाने छोड़ दीजिए, बहानों से किसी का भला नहीं हुआ है। आपकी जिंदगी है आज के बाद, अगर कामयाब होंगे तो आप अपनी वजह से, और नाकामयाब होंगे तो भी अपनी वजह से। फ्रेंड्स, जो जिंदगी गई उसको आप और हम नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाली जिंदगी को हम बदल सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे को सुना। और वीकेंड का बहुत बहुत धन्यवाद, अजय सर का बड़े वाला धन्यवाद कि अजय सर ने इतना शानदार प्लान बनाया। इतनी कम मेहनत में ज्यादा पैसा, आज भी जिन जिन का पे आउट आया है वो अपना पे आउट देख के बता सकते हैं कि कम मेहनत में कितना उनको पे आउट बना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अकेले का बिजनेस नहीं है। हमें जब हम शुरुआत में सबके साथ जुड़े, अगर हमें सर ने बोला है कि प्रोडक्ट खरीदना है, फ्रेंड्स एक बार हमें नॉलेज मिल गई मीटिंग में, सर के बोलने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है, हमने कभी मौका नहीं दिया। मतलब हमें लगता ही नहीं था, कोई भी नया प्रोडक्ट आता हम पहले अपने घर में लेके आते थे। जब हमने पहली कंपनी की थी तो हमारे घर में छोटी सी ऐसे होता है गांव में कि जगह बनी होती है जिसपे सामान आप रख सकते हैं। हमारे घर में सैलरी भले ही 3,000 थी, लेकिन हम उसपे पूरे पे सामान लगा के रखते थे, क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस था। गली में किसी को जरूरत हो तो हम उसको दे सकते हैं। आज वीकेंड में सारे प्रोडक्ट मेरे घर में होते हैं। सर अगर बोलते हैं कि आपको सीखना है, प्लान सीखना है, तो हमने प्लान देना शुरू किया। फ्रेंड्स, बोलना नहीं आता था, हाथ कांपते थे। कई बार तो ऐसा हुआ, सर ने बोला कि आपको प्लान देना है, हम खड़े हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज का ग्रुप होता था। आधा प्लान देने के बाद हमारे हाथ पैर फूल जाते थे कि सर बस इतना ही दे पाएंगे। लेकिन हमने धीरे 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 सीखना शुरू किया, क्यों? हमें पता था कि जो हमें मिल सकता है डायरेक्ट सेलिंग से मिल सकता है, नौकरी से बंधी हुई तनख्वाह मिलेगी। आपकी सैलरी अगर 50,000 है तो अगले महीने 50 मिलेगी, 55 नहीं मिलेगी।
1 लाख कमाने वाला भी अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके घर में 1 लाख सैलरी आ रही है, उसके दम पर उसको अगर कुछ हो गया तो परिवार में से किसी को 1 लाख नहीं आएगा और खर्चे बढ़ा चुका होगा। लेकिन वीकेंड में अगर आपका चेक 10,000 का बढ़ने लगा है, 20,000 का बढ़ने लगा है, तो आपकी मेहनत से नहीं, पूरी टीम की वजह से आ रहा है। आप अगर 4 दिन कहीं चले भी गए तो टीम नहीं जाएगी। तो इसीलिए टीम को एजुकेट करना है और मीटिंग में बने रहना है, क्योंकि ये हमारे जैसे बोलते हैं कि ये वो बिजनेस है जैसे कि कोयले की भट्टी होती है, अंगीठी होती है, हम गांव में सिगड़ी बोलते हैं उसको, उसमें कोयला आप डाल दो, एक कोयला अगर बाहर गिर गया तो फ्रेंड्स तो थोड़ी देर में काला पड़ जाता है, लेकिन उसको वापस ला के अगर आप अंगीठी में डाल देते हैं तो फिर से लाल हो जाता है। ये मीटिंग ट्रेनिंग आपका वही आपके जोश का काम करता है, आपकी ज्ञान का काम करता है, आपकी शिक्षा का काम करता है, आपकी नेगेटिविटी निकालने का काम करता है। तो मीटिंग में ऐसे आते रहिए। अगर सचमुच आपको अपनी जिंदगी को सुधारना है तो फ्रेंड्स यही कहेंगे, हमको हमेशा एक बात बोलते हैं कि गरीब घर में पैदा होना ये बुरी बात नहीं, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा प्लान, ऐसी कंपनी, इतने अच्छे प्रोडक्ट, इतने अच्छे आपकी मैनेजमेंट, आपके सीएमडी, आपकी पूरी टीम, आपके सीनियर अपलाइन, उसके बाद भी आप गरीबी में अगर हमारी मौत होती है ना, तो वो बहुत शर्म की बात है। तो मुझे गरीबी में सचमुच नहीं मरना, इसलिए मुझे जितनी मेहनत हो सकती है वो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और अच्छा पूरी टीम का सहयोग मिला और अच्छे अपलाइन का सहयोग मिला, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ। सभी का दिल से धन्यवाद। गुड वीकेंड अचीव एनीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का। थैंक यू, थैंक यू। मनोज सर।